नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके मन में उठ रहा एक सवाल के बारे में, जो कि है कि यदि मैं मछली पालन शुरू करने जा रहा हूं तो मुझे किस मछली का पालन करना चाहिए। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इस बारे में बताया था कि आज विश्व भर में 30,000 से ज़्यादा मछलियों की प्रजातियों के बारे में खोजा जा चुका है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त है। और उस 30,000 में से सैकड़ों तरह की ऐसी मछलियां हैं जिनका पालन आज पूरे विश्व भर में किया जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की मछलियों का पालन किया जाता है। पर आपके मन में सवाल ये आता है कि इतनी सारी मछलियाँ जिनका पालन किया जाता है, इनमें से कौन सी वो मछलियाँ हैं जिनका पालन मुझे करना चाहिए। कोई कहता है कि इस मछली का पालन कर लो, कोई कहता है उस मछली का पालन कर लो, लेकिन क्या कोई स्टैंडर्ड तरीका है जिससे ये तय कर सकें कि आपको किस मछली का पालन करना चाहिए। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ मूलभूत सिद्धांत या बातें बताने वाला हूं जिससे आप स्वयं ये तय कर पाएंगे कि आपको किस मछली का पालन करना चाहिए, जो कि आपके लिए मोर प्रॉफिटेबल हो, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। दोस्तों, जब मछली पालन की बात आती है तो यहाँ पर मैं आपको पहला सिद्धांत जो है वो बताना चाहूँगा कि मत्स्य बीज प्रजाति का चयन या मत्स्य प्रजाति का चयन जब आप करते हैं मछली पालन के लिए, तो जो पहली चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो होती है टॉलरेंसी या सहनशीलता। जब भी आप किसी मछली का पालन कर रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि जिस भी प्रजाति का आप चयन कर रहे हैं उसकी टॉलरेंसी क्या है और क्या आपके पास उसकी टॉलरेंसी को मैच करते हुए सोर्स अवेलेबल है या नहीं। इसे कैसे समझ सकते हैं आप, देखिए कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो कि गंदे पानी में सर्वाइव कर सकती हैं, जिसमें लो ऑक्सीजन होगा, हाई अमोनिया होगा, पीएच उसका अनबैलेंस्ड होगा, फिर भी वो उस तरह के पानी में सर्वाइव कर सकती हैं। इन मछलियों में से मगूर, सिंघी जैसी मछलियाँ अग्रणी हैं। लेकिन कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जिनके लिए अच्छा और बेहतर पानी ही चाहिए होता है। यदि पानी की गुणवत्ता खराब होती तो इन मछलियों में मोर्टिलिटी देखने को मिल जाती है। इन मछलियों में नाम आता है रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प जैसी मछलियों का। इन मछलियों की टॉलरेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन यदि हम कैट फिशेस की बात करें तो इनकी टॉलरेंसी ज़्यादा होती है। वहीं कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो कि ठंडे पानी के प्रति टॉलरेंस होती हैं। ज़्यादा पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो मछलियाँ सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, जैसे ट्राउट मछलियाँ या ट्राउट प्रजाति जो मछली की है। या बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि सॉल्ट वाले पानी यानी नमकीन पानी में ज़िंदा रहती हैं, वो मीठे पानी में ज़िंदा नहीं रह सकती हैं। तो जो पहली चीज़ है वो आपको कंसीडर करनी चाहिए कि जिस भी प्रजाति की आप पालन करने के लिए जा रहे हैं उसकी टॉलरेंसी क्या है, और वो आपका जहाँ भी आप पालन कर रहे हैं ना मछली का, एक हमेशा ध्यान रख लीजिए कि आपको बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, मेंटल, इमोशनल, इकोनॉमिकल, इन सारे फैक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए मछली की प्रजाति का चयन करते समय। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जहाँ भी आपका तालाब है उस तालाब की वाटर की क्वालिटी कैसी है, और वाटर की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही आप मछली की प्रजाति का चयन करें। उसमें आपको वाटर के पैरामीटर्स को एनालिसिस करना ज़रूरी हो जाता है। तो पहली चीज़ होती है कि आप देखें कि आपका जो वाटर का रिसोर्स है, ये जो आपका तालाब है, उसमें किस तरह का एनवायरनमेंट है और उस तरह के एनवायरनमेंट में कौन सी मछली सर्वाइव कर पाएगी। तो पहली चीज़ होती है सहनशीलता या टॉलरेंसी। अब दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है वो होता है फिश फीड की उपलब्धता, यानी मत्स्य आहार की उपलब्धता। देखिए बहुत सारी मछलियाँ हर तरह से अलग अलग तरह से फीडिंग करती हैं। उनके लिए अलग अलग मात्रा में प्रोटीन सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ मछलियों को बहुत ज़्यादा प्रोटीन सोर्स नहीं चाहिए होता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन बहुत सारी मछलियों को हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत होती है। तो क्या आपकी मत्स्य जो है आहार है उसकी उपलब्धता कैसी है। अब यहाँ पे मैं आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके बताऊँगा। पहली स्थिति है आपका एक नॉर्मल सा तालाब है, लेकिन आपके पास मत्स्य आहार की बहुत ज़्यादा उपलब्धता नहीं है, तो आप इंडियन मेजर कार्प जैसी मछलियों का पालन कर सकते हैं, रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियों का। दूसरी स्थिति ये है कि आपका ऐसा तालाब है जिसमें बहुत ज़्यादा जलीय खरपतवार हैं, तो इसका मतलब कि वहाँ पे प्लैंकटॉन्स बहुत ज़्यादा हैं और एक्वेटिक वीड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उस मछली के लिए ये बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होगा, या उस मछली के लिए यहाँ पर पर्याप्त भोजन होंगे जो कि शाकाहारी मछली है, शुद्ध शाकाहारी मछली है, और इस तरह की मछली का नाम होता है ग्रास कार्प। तो यहाँ पे देखिए कि दूसरे तालाब जो कि जिसमें प्राकृतिक तौर पे बहुत ज़्यादा खरपतवार हैं, तो वहाँ पे ग्रास कार्प मछली के लिए प्राकृतिक तौर पे बहुत ज़्यादा भोजन हो जाता है, तो वहाँ पे आपको ग्रास कार्प का पालन कर लेना चाहिए।
तीसरी स्थिति में बात करेंगे जहाँ पे आपके तालाब में नेचुरल फूड की बहुत ज़्यादा एबिलिटी नहीं है, लेकिन आपके पास कृत्रिम तौर पे खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा दाना है। आप चाहे अपने घर में दाना बनाकर खिला रहे हो मछली को या फिर खरीद कर मछली को खिला रहे हो, कहीं ना कहीं आपके पास मछली को खिलाने के लिए पर्याप्त मत्स्य आहार उपलब्ध है। तो आप फिर पंगेसियस या फिर आप सिंगी या मगूर जैसी मछलियों का पालन कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपके पास फिश फीड कितना अवेलेबल है, और फिश फीड की उपलब्धता के आधार पर ही आपको मत्स्य बीज का संचय करना चाहिए। पर ये वो पॉइंट कंप्लीट नहीं होते हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो है तालाब का आकार। तब मछली पालन के लिए जिस तालाब में आप तालाब का चयन कर रहे हैं ना, वो तालाब भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मछली की प्रजाति के चयन करने के लिए। यहाँ पे मैं 3 तरह के तालाबों का उदाहरण आपको दूंगा। पहले तरह का तालाब वो होगा जिसका आकार आधा एकड़ से कम होगा। दूसरे तरह का तालाब वो होगा जिसका आकार आधा एकड़ से 1 एकड़ होगा। और तीसरे तरह का तालाब वो होगा जो कि 1 एकड़ से बड़ा होगा। आधा एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले तालाब को हम छोटा तालाब मानेंगे, आधा से 1 एकड़ तक वाले तालाब को हम मध्यम आकार का तालाब मानते हैं, और 1 एकड़ से ज़्यादा भूमि में बने तालाब को हम बड़ा तालाब मानते हैं। तो यहाँ पे तालाब के आकार के आधार पर भी मत्स्य प्रजाति का चयन करना जरूरी हो जाता है। यदि आपका तालाब आधा एकड़ से कम क्षेत्र का है तो वहाँ पे आपको IMCs का कल्चर करना अवॉइड करना चाहिए। हालांकि IMCs का कल्चर 10,000 स्क्वायर फीट के तालाब में भी संभव हो पाता है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि यदि आधा एकड़ से कम क्षेत्र का तालाब है तो वहाँ पे आपको इंडियन मेजर कार्प का कल्चर नहीं करना चाहिए। वहाँ पे आपको कुछ कैट फिशेस जैसे कि सिंगी, मगूर या पंगेसियस जैसी मछलियों का पालन करना चाहिए। दूसरी स्थिति होती है जहाँ पे मध्यम आकार के तालाब होते हैं। इन तालाबों में ये तालाब आधा एकड़ से 1 एकड़ के होते हैं। इन तालाबों में तो वैसे IMCs का कल्चर करा जाना बेहतर होता है, लेकिन यदि मत्स्य बीज उपलब्ध ना हो तो आप यहाँ पे मगूर और सिंगी या फिर पंगेसियस जैसी मछली का भी पालन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे दोनों तरह की मछलियों का पालन कर पाना संभव हो पाता है। लेकिन जब तीसरे तरह की तालाब की बात करें जिसका आकार 1 एकड़ से बड़ा होता है, मान लीजिए कोई तालाब 10 एकड़ का है, 15 एकड़ का है, 20 एकड़ का है, इतने बड़े बड़े तालाब भी होते हैं, तो उन तालाबों में कभी भी आपको भूल कर भी मगूर, सिंगी, पंगेसियस इन मछलियों का पालन नहीं करना चाहिए। वहाँ पे आपको जो मछलियाँ पालनी हैं वो आपको इंडियन मेजर कार्प, रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प जैसी मछलियों को ही पालना चाहिए। तो ये था तालाब के आकार के आधार पर मत्स्य बीज प्रजाति का चयन। अब दोस्तों यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो है ग्राहक का व्यवहार। देखिए, मछली पालन बेसिकली फिश फार्मिंग ना समझा जाए, उसे व्यापार समझा जाए। यहाँ पे मैं 2 तरह के बिजनेस मॉडल आपको समझाने वाला हूँ। पहला होता है B2B बिजनेस मॉडल और दूसरा होता है B2C बिजनेस मॉडल। क्या होते हैं ये बिजनेस मॉडल? B2B मतलब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को माल बेच रहा है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को माल बेच रहा है। B2C का मतलब क्या होता है? एक व्यापारी ग्राहक को यानी कंज्यूमर को माल बेच रहा है। तो प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर मछली पालक है जो कि अपने तालाब में प्रोडक्शन कर रहा है मछलियों का, और कंज्यूमर कौन है? जो उसे खा रहा है। तो देखिए, जो व्यक्ति मछलियों को खा रहा है उसे कहीं बेचना नहीं है, उसे खुद के लिए चाहिए। तो यदि उसे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल 10 रुपये ज़्यादा में मिलेगा तो वो खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उसे खुद खानी है। लेकिन यदि आपसे मछली एक ऐसा व्यक्ति खरीद रहा है जो कि खुद व्यापारी है, आपसे मछली खरीदकर वो बड़े बाजार में ले जाकर बेचता है, तो वहाँ पे यदि उसकी कीमत 120 रुपये उसको मिल रही है तो वो आपसे 100 रुपये किलो के हिसाब से ही मछली खरीदेगा। उससे ज़्यादा वो आपको किसी भी हालत में कीमत नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आगे चल के उसे भी व्यापार करना है। तो B2B बिजनेस मॉडल में कंसेशन, कमीशन, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा लफड़ा होता है। आपको कम कीमत में व्यापारी को माल देना होता है और व्यापारी आपसे नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि उसे आगे प्रॉफिट कमाना होता है। वो उसे इस बात का मतलब नहीं कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आप मतलब उसे किस तरीके से अच्छे तरीके से पालन कर रहे हैं। उसे तो बस किलो से मतलब है कि कितने किलो की मछली और हेल्दी दिखनी चाहिए, और वो आपसे खरीद के ले जाके आगे व्यापार में बेच देगा। उसे आगे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यदि सोचिए कि लोकल से आपके तालाब के आसपास ही आधा 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों को पता चल जाए कि आपका एक तालाब है जहाँ पे आप इस मछली का पालन कर रहे हैं,
और उस मछली को वो पसंद कर रहे हैं खाना, तो वो आपके तालाब में ही आकर आपसे रोजाना के तौर पर मछलियां लेकर जाएंगे और मछलियों को आपके एक प्रकार से वो परमानेंट ग्राहक बन जाएंगे। ऐसे में उनको आपके तालाब में ना क्या वो अपने सामने मछली को पकड़ता देखेंगे, निकालता देखेंगे और आपने सामने ही जिंदा मछली खरीद कर ले जाएंगे। तो वो अगर मार्केट में 120 रुपये कीमत है मछली की, तो वो आपको 130 रुपये देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ उनको खुद कंज्यूम करनी है। तो इस तरीके से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो बिजनेस मॉडल है वो ज़्यादा बेहतर तब होगा जब आप B2C की ओर काम करेंगे, ना टू B2B की ओर काम करेंगे। तो B2C की ओर काम करने का क्या फॉर्मूला है? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको लोकल मार्केट का या लोकल सोसाइटी का थोड़ा सा स्टडी करना है, सर्वे करना है कि लोकल में कौन कौन सी मछलियाँ लोग खाना पसंद करते हैं और आप उन मछलियों का पालन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोकल जो ग्राहक है उनका क्या व्यवहार है, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस बात को तय करने में कि आपको किस मछली का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो है कोई विशेष अवसर। देश में हमारे यहाँ कह सकते हैं ना कि मेलों और त्योहारों का देश हिंदुस्तान को कहा जाता है, और अलग अलग त्योहार, अलग अलग इवेंट जो कि साल दर साल हर साल आते हैं, उसमें कभी कभी ये होता है कि किसी विशेष तरह की मछली की मांग एकाएक बढ़ जाती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी मछली की प्रजाति का चयन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में, एग्जाम्पल के लिए किसी विशेष त्यौहार में रोहू मछली की मांग बढ़ जाती है, सब लोग रोहू मछली की मांग करते हैं, तो आपको लोकल मार्केट में जाकर इस बात का सर्वे करना चाहिए कि साल भर में किस किस मछली की डिमांड कितनी रहती है, और आप इसके अकॉर्डिंग भी तय कर सकते हैं कि आपको किस मछली का पालन करना है। और आप फिर यहाँ पे एक एक दो मछली डेली की मत बेचिए, आप एक बार में पूरी मछली निकालकर उन 4-5 दिनों के दौरान में बेच दीजिए, जो कि वो विशेष त्यौहार के मौके होते हैं। इसमें क्या होता है, जब विशेष, देखिए मार्केट के 2 सिद्धांतों पर चलता है, एक होता है डिमांड, दूसरा होता है सप्लाई। डिमांड और सप्लाई का सिद्धांत ये है कि जब मांग बढ़ती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, और अगर मांग ज़्यादा है और उसकी आपूर्ति यानी सप्लाई कम है तो कीमतें बढ़ती ही बढ़ती हैं। तो जब विशेष तौर पे ऐसे त्यौहार आते हैं तो किसी जब विशेष मछली की मांग बढ़ जाती है तो वहाँ पे आपूर्ति निश्चित तौर पे कम हो जाती है, और ऐसे में आप अपना प्रोडक्ट सामने प्लेस कर देते हैं मार्केट में, तो बढ़ी हुई कीमतों में आप अपना प्रोडक्ट बेच पाते हैं, तब आप ज़्यादा प्रॉफिट ले पाते हैं। तो आपको इस बात का भी सर्वे कर लेना चाहिए, इस बात को भी कंसिडर करना चाहिए मत्स्य बीज प्रजाति का संचय के पहले कि आपको कौन सी प्रजाति का चयन करना है। जो प्रजाति की डिमांड आपको समझ में आए कि हाँ आपको ज़्यादा कीमत मिल सकती है, विशेष त्यौहार इस मांग होती है, आप उसका पालन कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे जो अगला पॉइंट है मत्स्य बीज प्रजाति के चयन के समय कि किस प्रजाति का आपको पालन करना चाहिए, वो है बीमारियों से रक्षा। देखिए जब आप ना नए मछली पालक होते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको ऐसी प्रजातियों का चयन करना चाहिए, ऐसी प्रजातियों को अवॉइड करना चाहिए, और जिनमें बीमारियां ज़्यादा लगती हैं, जिनमें कम बीमारियां लगती हैं उनको पालन करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे कतला और रोहू, इन मछलियों में जो मृगल मछली है इनके मुकाबले ज़्यादा बीमार होने की संभावना होती है, क्योंकि कतला और रोहू साफ़ पानी की ज़्यादा आदी होती हैं, जबकि मृगल मछली थोड़ा कम साफ़ पानी में भी सर्वाइव कर पाती है। उसी तरीके से जो मगूर मछली होती है वो एकदम गंदे पानी में सर्वाइव कर पाती है, लेकिन वहीं यदि हम सिल्वर कार्प जैसी मछली की बात करें तो उसके लिए साफ स्वच्छ पानी चाहिए होता है। तो पानी की कंडीशन और मछलियों में बीमार होने की जो कह सकते हैं क्षमता, बीमारी को रोकने की क्षमता होती है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वरना कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी बीमारी मछलियों को लग जाती है कि पूरा बल्क, मतलब तालाब में जितनी मछलियाँ, पूरी मछलियाँ खराब हो जाती हैं, मछली पालकों को लॉस हो जाता है। तो शुरू में किसी लालच में ना पड़ते हुए आपको ऐसी मछलियों को कंसिडर करना चाहिए जिनमें बीमारी लगने के चांसेस कम हों। यहाँ पे दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो कि विपणन कैसा है मछली का। जैसे हमको विपणन को क्या बोलते हैं, मार्केटिंग। ऐसा तो नहीं कि मछली को मार्केट में बेचने के लिए मार्केटिंग का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो रहा हो जिससे कि आपकी लागत बढ़ जाए और प्रॉफिट कम हो जाए, या आपको ज़्यादा नुकसान सहना पड़ जाए। देखिए बहुत सारी मछली हो सकता है आपके लोकल में डिमांड में ना हो, वो कहीं दूर डिमांड में हो, दूर में उनकी ज़्यादा कीमत हो, लेकिन आपको ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज होगा जो कि एक तरह से मार्केटिंग के चार्ज में भी ऐड हो जाता है। तो आपको ऐसी प्रजाति का ही चयन करना है जिसका प्रोडक्शन हो सकता है प्रोडक्शन में ज़्यादा कीमत आपको ना खर्च करनी पड़े, लेकिन उसकी मार्केटिंग करने में आपको ज़्यादा कीमत खर्च करनी पड़ जाए। तो आपको यहाँ भी इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी प्रजाति का चयन करना है जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो और मार्केटिंग कॉस्ट भी कम हो। अब दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा आपको कंसिडर करना चाहिए, वो है उत्पादन की लागत। यानी कि आप 1 एकड़ में मछली पालन कर रहे हैं
तो आपका कोई बजट होना चाहिए कि आप साल भर में आपकी कितनी क्षमता है पैसा खर्च करने की। क्या आपकी 2 लाख की क्षमता है या 5 लाख की या 10 लाख की या आपकी 10,000 की क्षमता है। ये आपको मछली पालन के शुरुआत के पहले ही तय कर लेना चाहिए और इसी आधार पर आप मछली पालन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि पंगेसियस मछली यदि आप एक एक तालाब में पालते हैं तो आपको उससे अप्रॉक्स 100% आर्टिफिशियल तौर पे फीडिंग करानी होगी, तभी उस मछली में आप ग्रोथ ले सकते हैं। वहीं यदि आप रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियों को पाल रहे हैं तो फीडिंग में आपको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। हालांकि आखिरी में आपको कम प्रोडक्शन की कीमत कम मिलती है लेकिन लागत भी कम होती है। वही पंगेसियस जैसी मछली में हो सकता है आपको आखिरी में फ़ायदा ज़्यादा मिले लेकिन शुरू में आपको पैसा भी ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो आप पहले से अपना बजट तैयार कर लें कि भाई आपके पास कितना पैसा है खर्च करने के लिए, और साल भर के दौरान में फीडिंग से लेके तालाब की मरम्मत, खुदाई, फर्टिलाइजर्स, लाइम, इन सारी चीज़ों को जो खर्च होता है वो कितना आने वाला है और क्या आपकी क्षमता है कि आप 1 साल तक उस खर्चे को वहन कर पाएंगे। क्योंकि मछली का प्रोडक्शन तो करीबन 8 से 9 महीने बाद ही आपको मिलेगा। तो 8 से 9 महीने तक आपके पास पैसा खर्च करने के लिए बराबर से जेब में होना चाहिए। किस मछली के लिए कितना पैसा लगता है उसके आधार पर आप मत्स्य प्रजाति का चयन करिए। और दोस्तों यहाँ पे सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है मत्स्य बीज की उपलब्धता। जी आपने सब काम कर लिए लेकिन यदि आपने आखिरी में आपको मछली का बीज ही ना मिले या मछली के बच्चे ही ना मिलें तब जी आप क्या ही कर लेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आपको इस बात को भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिस मछली की प्रजाति का आप चयन करना चाहते हैं उस मछली की प्रजाति के उतनी संख्या में जितनी आपको डिमांड है, आपकी ज़रूरत है, और स्वस्थ। ऐसा भी नहीं कि आप उस मछली के बच्चे ला रहे हैं, कोई बेच नहीं रहा है, आपको एक ही व्यापारी मिला जो उस मछली के बच्चे आपको सप्लाई कर रहा है, लेकिन मछली के बच्चे एकदम बीमार से हैं, सही से उनमें समझ में नहीं आ रहा है, वो कह रहा है भाई यही है, लेना है तो ले लो वरना कहीं और देख लो, कहीं और मिल नहीं रहे हैं, तो आप मजबूरी में उसी से लेकर आ गए। तो इस बात को भी सुनिश्चित करें कि जिस मछली की प्रजाति का आप चयन कर रहे हैं उसके बच्चे या मत्स्य बीज पर्याप्त मात्रा में, अच्छी कंडीशन में, अच्छी हालत में आपको उपलब्ध हो जाएं। तो दोस्तों ये थे वो तमाम पॉइंट जिनको जब आप कंसीडर करते हैं, जिनको आप समझते हैं, तो आप उस सही मछली का प्रजाति का चयन कर पाएंगे। इसके साथ में आपको मैं कुछ ऐसी बातें भी बता देता हूं जो कि आपको नहीं करना है। पहली चीज़ आपको यहाँ सावधान हो जाना है कि जब भी कोई फिश सीड सप्लायर आपको रिकमेंडेशन देता है कि आप इस मछली की प्रजाति का पालन कर लो तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। वहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि वो आपको हमेशा गलत ही सलाह देंगे, लेकिन सावधान हो जाइए क्योंकि वो आपको उस प्रजाति को बेचने की कोशिश करेंगे जिसके बच्चे उनके पास उपलब्ध है। मान लीजिए किसी के पास मगूर उपलब्ध है तो वो आपको मगूर की बड़ाई बताएगा और बोलेगा कि मगूर पाल लो, इतनी संख्या में पाल लो, इतना फ़ायदा हो जाएगा, और बच्चे बेचकर वो साइड हो जाएगा। आपका लॉस, आपका प्रॉफिट, आप समझें। तो दूसरे होते हैं फीड वाले। फीड वाले से सावधान, क्योंकि फीड वाले उस प्रजाति का पालने का आपको ज़्यादा सलाह देंगे जिसमें फिश फीड खिलाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो आपको तो फिश फीड बेचने की कोशिश करेंगे। तो ये लोग आपको एक प्रकार से इनका ना अपना खुद का एक प्रॉफिट का इनको ध्यान रखना पड़ता है, तो वो आपको सलाह ऐसी देते हैं जिसमें एट द एंड आपको उनका प्रोडक्ट लेना पड़े या फिर वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो उस मछली पालन में यूज हो जाए ताकि वो अपना प्रोडक्ट आपको बेच सकें। तो जब ये दो तरह के लोग, कोई फीड बेचने वाला है वो आपको कोई सलाह दे रहा है तो थोड़ा सोचिए, ऐसा नहीं कि वो गलत सलाह देगा, पर थोड़ा सोचिए और थोड़ा सतर्क होकर उसकी सलाह लीजिए। और दूसरा पॉइंट ऐसा हो जाता है जो कि सीड सप्लाई करने वाले होते हैं, तो आपको इन दो पॉइंटों को भी कंसीडर कर लेना है कि फीड वाले और सीड वाले, इनकी सलाह को थोड़ा सा सोच समझ कर लेना है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 100 में से 60 सीड वाले तो सीड वाले और फीड वाले ऐसे हैं जो अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन 40 ऐसे हैं जो कि आपको अच्छी सलाह बिल्कुल भी नहीं देते हैं। वो सलाह देते हैं कि वो उनका फ़ायदा हो जाए, और ऐसे केस बहुत सारे मुझे मिले हैं जहाँ पे मछली पालक लॉस में गए हैं इनके कारण, इस तरह के लोगों के कारण। तो इस पॉइंट को भी आपको कंसीडर करना है। तो दोस्तों ये हो गए वो तमाम 10 पॉइंट जो कि आपको, यदि आप दिमाग में रखते हैं, आप इनका उपयोग करते हैं, तो मत्स्य बीज प्रजाति के चयन के समय में आप कभी भी गलत प्रजाति का चयन नहीं करेंगे, आप एक सही प्रजाति का चयन करेंगे और अंत में आप एक अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। यदि आप इस तरह की नॉलेज को और डिटेल में और बेहतरी से लेना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, 0 to 1 एडवांस फिश फार्मिंग कोर्स, जिसमें बिजनेस ओरिएंटेड नॉलेज आपको
मिलता है फिश फार्मिंग के बिजनेस को बड़े स्तर पर करने के लिए, जिसमें आपको व्हाट्सअप सपोर्ट भी मिल जाता है। यदि आप मछली पालन करते हैं, कोई क्वेश्चन आप व्हाट्सअप में पूछ सकते हैं, तो व्हाट्सअप सपोर्ट भी मिलता है। इसकी कीमत है 4,999 रुपये। यदि आप इसे लेते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे ले सकते हैं। या फिर आप छोटे स्तर पर करना चाहते हैं, बहुत बड़े स्तर पर नहीं करना चाहते मछली पालन, तो आप हमारा A to Z कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी कीमत यदि अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 999 रुपये में आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बाजू में उपस्थित घंटी के आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। और दोस्तों, यदि आपको मेरी नई वीडियो अच्छी लगती है ना, तो एक काम अपने तरफ से करिए, जितने भी जगह आप व्हाट्सअप या फेसबुक में एक्टिव हैं, इस वीडियो को शेयर करिए हर जगह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह की वीडियो पहुँचें और लोग मछली पालन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ। मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।